बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह फ़िज़िक्स यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टिविटी। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसको डिफ़ाइन इस तरह करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ मीटर क्यूब ऑफ अ वायर इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी। किसी मटेरियल के, किसी वायर के मीटर क्यूब की जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम उसकी रेजिस्टिविटी कहते हैं। यहाँ पर ये जहन में रखिएगा, रेजिस्टिविटी वायर की प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि वायर को बनाने वाले मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो ये यहाँ पर मैंने लिखा भी है, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच द वायर इज मेड। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, यानी किसी तार की लंबाई जितनी बढ़ाते जाएंगे उसकी रेजिस्टेंस उतनी बढ़ती जाएगी। लेंथ ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा, लेंथ कम, रेजिस्टेंस कम, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। अच्छा, ये है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसी तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतनी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, यानी थिक वायर की रेजिस्टेंस कम होती है और थिन की ज़्यादा, और जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया। लेफ़्ट हैंड साइड इसकी सेम थी, हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे आर ही लिखा और इन दोनों को कंबाइन करके L इंटू 1/A, तो ये L/A हमारे पास बन गया। प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म किया तो हमारे पास यहाँ पर रो आ गया, रो L/A। बाकी इक्वेशन वैसे ही। हमने कहा रो को क्या कहते हैं, रो इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं रो को, ये रेजिस्टिविटी भी कहलाती है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसे कहा जाता है। अच्छा, रो इधर रहने दें, ये A डिवाइड हो रहा था R के साथ, इधर ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें। L इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाकर डिवाइड कर दें, तो आपके पास रो की वैल्यू आएगी RA डिवाइडेड बाय L। तो यही है RA डिवाइडेड बाय L। फिर हमने एक और डेफिनेशन इसकी रेजिस्टिविटी की लिखी। उसमें हमने कहा कि अगर वायर की लेंथ 1 मीटर हो और उसका एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर हो तो हम यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, तो 1 इधर भी 1, इधर भी 1, तो R बराबर किसके आ जाएगा, रो के। हम लिखेंगे रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर होती है सिर्फ उस कंडीशन में जब वायर की लेंथ 1 मीटर और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो। और ये बात भी याद रखिएगा, तार के एक टुकड़े की जितनी रेजिस्टिविटी होगी पूरी वायर की रेजिस्टिविटी उतनी ही होगी। फर्ज करें कराची से लेकर जो है वो लाहौर तक ये इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, इनके ऊपर एल्युमिनियम की वायर्स जो हैं वो बिछाई गई हैं। अब जितनी एक टुकड़े की होगी रेजिस्टिविटी उतनी पूरी वायर की होगी, सेम टेम्परेचर के ऊपर। अच्छा, अब हम यहाँ पे लिखते हैं resistance of wire whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square is called resistivity. Resistance of wire is called resistivity if length is equal to 1 meter and area of cross section is equal to 1 meter square. अगर length 1 meter हो और area of cross section भी 1 meter square हो, ये भी 1 ये भी 1, तो resistivity हमारे पास resistance के बराबर आ जाएगी। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है, तो ये हमने लिखा, फॉर्मूला दोबारा लिखा, रो बराबर है RA/L। R का यूनिट ओहम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट मीटर। मीटर से ही ऊपर वाला मीटर स्क्वायर कट गया, हमारे पास रेजिस्टिविटी का यूनिट बन गया ओहम मीटर। ये हमने लिखा हुआ है। डिपेंडेंस किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। नेचर ऑफ द मटेरियल से क्या मुराद, गोल्ड की रेजिस्टिविटी और होगी, सिल्वर की और होगी, कॉपर की और होगी। हर मटेरियल की एक ख़ास रेजिस्टिविटी की वैल्यू है, वो दूसरे मटेरियल से डिफरेंट होती है। दूसरी बात जिस पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है वो टेम्परेचर है। जितना टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ेगी, देखिए फर्ज करें ये एक कंडक्टर है, पीस ऑफ कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं जब करंट फ्लो करता है। अब इसके जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसके एटम अपनी जगह पर क्या करना शुरू कर देते हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जब एटम अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं तो वहाँ जो है गुजरने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स के एटम्स के साथ नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जब नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ते हैं तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस भी बढ़ गई और रेजिस्टिविटी भी बढ़ गई।
तो कंडक्टर्स की हम बात कर रहे थे, तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स की बढ़ जाती है, सेमीकंडक्टर्स की कम होती है। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है। फिर आगे मैंने लिखा है इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ये बड़ा ही अहम पॉइंट है, सब लोग इसको जो है स्टूडेंट्स वो इसको अमूमन छोटे जो स्टूडेंट्स हैं वो गलत कर देते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं जी लेंथ पे तो डिपेंड कर रही है रेजिस्टिविटी, लेंथ अगर डबल करेंगे रेजिस्टिविटी हाफ हो जाएगी, बज़ाहिर यही लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है। गौर से सुनिए ये बात, फिर आप क्वेश्चन करेंगे भाई अगर लेंथ डबल करेंगे तो ऊपर रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी, ये वाला 2 इस नीचे वाले 2 से कट जाएगा, रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर लेंथ 3 टाइम्स कर दें, तार 3 मीटर 1 मीटर की तार थी पहले, अब हम 3 मीटर की यूज कर रहे हैं, वही 3 मीटर, लेंथ अगर 3 गुना हो गई तो रेजिस्टेंस भी 3 गुना हो जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए रेजिस्टिविटी लेंथ पे नहीं डिपेंड करती। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड नहीं करती, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दें, इसके साथ 2 लगा दें तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी, r के बटे में 2 आ जाएगा, r/2 इस ऊपर वाले 2 से कट जाएगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 टाइम्स कर दें, इसके साथ 3 लगा दें 3a, तो रेजिस्टेंस हो जाएगी r/3, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है इन दोनों का। तो ये नीचे वाला 3 इसके साथ वाले 3 से कट जाएगा, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से चेंज हो। अगर रेजिस्टेंस लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वजह से चेंज हो रही है तब रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बदलने से नहीं चेंज होती। क्यों? क्योंकि जब लेंथ डबल रेजिस्टेंस भी डबल। अब रेजिस्टेंस चेंज हुई है लेकिन ये 2 इस 2 से कट जाएगा, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी समझना है तो क्वेश्चन करेंगे। कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल उलट को कहते हैं, रेजिस्टेंस का उलट कंडक्टेंस है। रेजिस्टेंस करंट के रास्ते में रुकावट को कहते हैं, कंडक्टेंस करंट के बहाव को कहते हैं, फ्लो को कहते हैं। जितनी रुकावट ज्यादा उतना करंट का फ्लो कम, जितनी रुकावट कम उतना फ्लो ज्यादा। कंडक्टेंस का क्या यूनिट है? तो हमने लिखा जी, कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, 1/r की जगह पर ओहम लिख दिया। ओहम को ऊपर लेके जाएं, ओहम इनवर्स, इसको MHO भी पढ़ते हैं, इसको सीमन भी पढ़ते हैं। तो ये इसके यूनिट हैं, ओहम इनवर्स भी है, MHO भी है और सीमन्स भी है। कंडक्टिविटी जो है ये क्या है? कंडक्टिविटी को बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है? 1 मीटर क्यूब मटेरियल के अंदर जितनी करंट के रास्ते में रुकावट है उसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। अब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जितना करंट का बहाव है उसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं। तो बहरहाल हम डिफाइन इस तरह करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को सिग्मा से ज़ाहिर करते हैं, रेजिस्टिविटी को रो से ज़ाहिर करते हैं। हम लिखेंगे 1/ρ इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। रो का यूनिट ऊपर पढ़ के आए हैं, ओहम मीटर होता है, ऊपर ले जाएं, ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। ओहम यहाँ पर OHM इनवर्स लें तो ये उलट जाएगा, यहाँ पर इसको MHO भी लिख देते हैं। OHM था, इनवर्स की वजह से इसको क्या लिख देते हैं? MHO मीटर इनवर्स, और इसको MHO सीमन के बराबर होता है। तो ये सीमन जो है ये MHO की जगह पर सीमन्स और ये मीटर इनवर्स आ जाएगा। अच्छा, इसके साथ मैंने यहाँ पर साइड पे कुछ ये आपने, अच्छा जो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं एडिशनल लिखवाता हूँ स्टूडेंट्स, वो आपने MCQs के लिहाज से करनी होती हैं। आप प्रिपरेशन जो है अपनी जो है वो टेक्स्ट बुक से करें, ज़्यादा बेहतर है, या स्कॉलर ले लें। लेकिन ये लेक्चर में जो एडिशनल पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं ये MCQs के लिहाज से साइड पर नोट कर लिया करें। तो यहाँ पर भी एडिशनल है, V इज इक्वल टू IR, R को V के नीचे ले जाएँ और V को इधर ले जाएँ, तो 1/r इज इक्वल टू I/V बनेगा। 1/r ये कंडक्टेंस के बराबर है, तो कंडक्टेंस को लिख सकते हैं I/V। इसी तरह ये जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है, ये देखें यहाँ पर ρ इज इक्वल टू RA/L, इस R की जगह पर 1/G भी लिख सकते हैं। तो यही हमने किया यहाँ पर, देखें हमने लिखा ρ इज इक्वल टू, फॉर्मूला था RA/L, हमने इस जगह पर जो R मौजूद था उसकी जगह पर हमने R की जगह पर 1/G लिखा। क्यों? क्योंकि 1/r तो G के बराबर है, G इधर ले जाएं, R ऊपर ले जाएं। तो ये हमने किया, इस जगह पर जो R था उसकी जगह पर 1/G लिख दिया। अब G को ऊपर ले गए और रो को नीचे ले आए, तो ये हमारे पास कंडक्टेंस का फॉर्मूला आ गया।
इसके बाद है कंडक्टिविटी का यूनिट भी हमने डिस्कस कर लिया है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है और सेमीकंडक्टर्स की कम। वजह मैं आपको बता चुका हूं, जब टेम्परेचर बढ़ता है एटम ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन से उनके टकराव बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ते हैं, हम कहते हैं रेजिस्टेंस बढ़ गई। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गई तो हम कहते हैं कि रेजिस्टिविटी भी बढ़ गई कंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स में रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर के बढ़ने से कम होती है, रेजिस्टिविटी भी कम होती है। यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है ये सारी। फिर यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है कि 0 डिग्री के ऊपर जो है वो रेजिस्टिविटी 0 नहीं होती। ये ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया गया कॉपर का। कॉपर में देखें टेम्परेचर के बढ़ने से शुरू में तो रेजिस्टिविटी बढ़ी, स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी आई, लेकिन 400 से 600 के दरमियान जो है ये ग्राफ रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के दरमियान स्ट्रेट नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है और रेजिस्टिविटी में इजाफा इस जगह पर ज़्यादा हो रहा है। इसलिए समटाइम हम ये भी कहते हैं एट वेरी लार्ज टेम्परेचर ओहमिक कंडक्टर्स आर कन्वर्टेड इनटू नॉन ओहमिक। खैर, तो ये कॉपर का था ग्राफ। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम ये कहते हैं द फ्रैक्शनल चेंज इन, द फ्रैक्शनल, यहाँ पर फ्रैक्शनल लिखना था, बहरहाल द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है? चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये पॉइंट्स में वैल्यू आ जाएगी। फ्रैक्शनल वैल्यू का मतलब होता है जो वैल्यू पॉइंट्स में आए। तो फ्रैक्शनल चेंज बराबर किसके होगा? चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो वो कह रहा है 1 केल्विन टेम्परेचर के चेंज करने से जो रेजिस्टेंस में पॉइंट्स में चेंज आ रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज आ रहा है, उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये आसान करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको हम, इसका फॉर्मूला क्या है? हमने कहा फर्ज करें एक वायर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका रेजिस्टेंस 0 ओहम था, R0 से जाहिर किया। 0 हमने, हम कह रहे हैं R0 हम कह रहे हैं, और T डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका रेजिस्टेंस RT हमने कहा, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ गई। चेंज इन टेम्परेचर लेंगे तो T -0 करेंगे, ये हमने किया, T आ गया। और उसके साथ हमने कहा रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया, तो इसके लिए इस RT में से R0 को माइनस किया। तो चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस। इनिशियल वैल्यू ज़्यादा होगी तो चेंज भी ज़्यादा, इनिशियल कम तो चेंज भी कम। चलिए मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। फर्ज करें एक आदमी 100 रुपये एक बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसको 5 रुपये यानी 5% प्रॉफिट होता है। अब वही आदमी उसी बिजनेस में 100 रुपये की बजाय 1000 रुपये, 1000 रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट करता है, उसको 5% प्रॉफिट मिलता है। अब उसका प्रॉफिट 5% जो है वो 5 रुपये नहीं होगा, 50 बन जाएगा, क्योंकि अजान हो रही है, अजान हो जाए फिर उसके बाद। अच्छा, अब मैं एग्जांपल दे रहा था कि 100 रुपये के ऊपर प्रॉफिट मिला 5 रुपये, 5%। 1000 रुपये उसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो प्रॉफिट मिला 50 रुपये, 5% उसका 50 रुपये। तो इब्तदाई इन्वेस्टमेंट कम थी तो प्रॉफिट भी कम, चेंज भी कम आया पैसों में। इसी तरह इब्तदाई तौर पे अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो उसमें चेंज भी कम आएगा। अगर इब्तदाई तौर पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी तो उसमें चेंज भी क्या आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसलिए चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस। दूसरी चीज़ जिस पे रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जिसके, वो टेम्परेचर है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे रेजिस्टेंस में चेंज उतना ज़्यादा आता जाएगा। टेम्परेचर कम, चेंज इन रेजिस्टेंस कम, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब 4 और 5 इक्वेशंस को इकट्ठा किया तो इकट्ठा करके क्या आ गया, तो हमारे पास RT माइनस R0 जो है ये बराबर आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया R0 इंटू टी। R0 इंटू टी क्यों? क्योंकि इधर R0 है इधर T है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। प्रोपोर्शनैलिटी को जब हमने यहाँ पर ख़त्म किया तो आप देखें यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसको ख़त्म किया तो यहाँ पर अल्फ़ा आ गया। ये R0 T इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0 T। ये वाला R0 T इसके नीचे चला गया डिवीजन में।
अब अल्फा को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। फ्रैक्शनल चेंज, ये चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन, तो इसका यूनिट क्या आएगा? केल्विन इनवर्स। क्यों? क्योंकि इनका यूनिट ऊपर ओम है, नीचे आर नॉट का यूनिट भी ओम है, ओम से ओम कट जाएगा, सिर्फ टेम्परेचर रह जाएगा, उसका यूनिट केल्विन है, ऊपर जाकर केल्विन इनवर्स। फिर उसके बाद हमने कहा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, तो इसको भी हम ऐसे लिखते हैं, जहाँ पे रेजिस्टेंस लिखा था वहाँ पे रेजिस्टिविटी लिख देंगे। द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। दोनों की वैल्यू सेम होती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों का सिंबल, दोनों की वैल्यू सेम होती है, यूनिट भी सेम है। ये फॉर्मूला जो हमने लिखा हुआ था यहाँ पर, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर लेते हैं जी, ये देखिएगा ये फॉर्मूला जो है जी यहाँ पर, तो आपने पढ़ा था R बराबर होता है रो एल ओवर ए के, हमने R के साथ नॉट लिखा तो रो नॉट एल ओवर ए के साथ नॉट नहीं है, R नॉट इज इक्वल टू रो नॉट एल ओवर ए। R नॉट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, रो नॉट रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एल ओवर ए ये वैसे के वैसे। अच्छा R के साथ T लिखा, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T, तो इधर रो के साथ भी T लिख देंगे, रो T L डिवाइडेड बाई ए। अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं इस इक्वेशन में पुट करें, ये अल्फा वैसे का वैसे, ये आर टी की जगह पर हमारे पास आ गया रो टी एल ओवर ए, आर नॉट की जगह पर आ गया रो नॉट एल ओवर ए, ये वैल्यू लिखी हुई है, और नीचे इधर आर नॉट है उसकी जगह पर भी आ गया रो नॉट एल ओवर ए, ये लिख दिया हमने। इधर एल ओवर ए इधर भी है, कॉमन ले लें, देखें ज़रा, हमने इधर एल ओवर ए को कॉमन ले लिया, लेफ्ट साइड पे लिख दिया, ये एल ओवर ए नीचे वाले एल ओवर ए से कट गया, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आया रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट टी। रो नॉट रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, रो टी रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट टी टेम्परेचर, इसी तरह यहाँ पर, तो इसका यूनिट भी केल्विन इनवर्स है। और ये बात याद रखिएगा, अल्फा की वैल्यू जो है वैसे मैंने आगे लिखी भी है, ये पॉजिटिव होती है अल्फा की वैल्यू, किसके लिए? कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव होती है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस भी बढ़ती है और रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। और जो है अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है सेमीकंडक्टर्स के लिए, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो है इनमें टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है, रेजिस्टिविटी भी कम हो जाती है। तो अब यहाँ पर मैंने इसकी डायमेंशंस लिखी हैं रेजिस्टिविटी की, वो है एम एल क्यूब टी इनवर्स क्यूब ए इनवर्स स्क्वायर। देख लेंगे, अगर ना हो फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ, अगर फाइंड नहीं होंगी तो आप मुझे बताएंगे। लेंथ मैस, यहाँ पर लेंथ मैस टाइम और इलेक्ट्रिक करंट, ये यूज़ हो रही हैं क्वांटिटीज जिनमें डायमेंशंस फाइंड करनी है। ये भी एमसीक्यू है, ये बुक का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए ही आपने तैयार करने हैं, इसको लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा नहीं बनाना। और ये एक ही लॉन्ग क्वेश्चन चल रहा है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये स्कॉलर वालों ने इसकी 3-4 पार्ट करके दिए हैं, वो पार्ट्स में नहीं आता, ये लॉन्ग क्वेश्चन बन के आएगा। अच्छा, यहाँ पर रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर, जो फ्यूज कॉर्ड्स है उसकी मैक्सिमम होती है सबसे ज़्यादा, उससे कम किसकी है? एलॉयज़ की होती है, उससे कम सेमीकंडक्टर्स की, और उससे सबसे कम जो है ये रेजिस्टिविटी होती है सिल्वर की। जी, अब इसमें सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है कंडक्टर्स की, इसमें सिल्वर की मिनिमम। फिर उसके साथ जो है ये सारी वैल्यूज़ हैं ये मुख्तलिफ जगहों से ली जा रही हैं। अच्छा, अब इसमें रेजिस्टिविटी इंक्रीज विद इम्प्योरिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। इम्प्योरिटीज़ ऐड करने से ये आपको बता रहा है, इम्प्योरिटीज़ के ऐड करने से रेजिस्टिविटी जो है वो क्या कर जाती है? इंक्रीज़ कर जाती है, जैसा कि अलॉय की ज़्यादा है कंडक्टर्स की निस्बत भी। और मैकेनिकल स्ट्रेस से भी, स्ट्रेस से हीट पैदा होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ती है, और हम कहते हैं रेजिस्टिविटी भी बढ़ गई। अच्छा, ये भी एमसीक्यूज़ हैं। अगर एक स्ट्रेच वायर का मैस कांस्टेंट रखते हुए उसको खींचकर उसकी लेंथ को n टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए तो उसकी रेजिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ेगी? n स्क्वायर टाइम्स, यानी अगर लेंथ डबल करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 टाइम्स उसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी। अगर लेंथ 3 टाइम्स करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9,
तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स बढ़ जाएगी। ये मैंने सॉल्व भी किया है, आप इसको पॉज करके जो है वो देखेंगे। क्या किया है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा है रेजिस्टिविटी के साथ रो एल ओवर ए, एल को मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, तो इधर बन गया एल स्क्वायर, एरिया इनटू लेंथ जो है वो वॉल्यूम बन रहा है। तो ये बार बार फ़ोन आ रहा है, मैं 1 मिनट। अच्छा, अब यहाँ पर लेंथ से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, इधर एल स्क्वायर आ गया है। अच्छा, एरिया इनटू लेंथ ये वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम लिख दिया। डेंसिटी को डी से हमने लिखा, डेंसिटी बराबर होती है मैस ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऊपर ले गए, डेंसिटी इधर नीचे आ गई, एम ओवर डी आ गया। अब इस वॉल्यूम की जगह पर हमने वैल्यू पुट कर दी एम ओवर डी की, ये लिखें एम ओवर डी, डी को उठाकर ऊपर ले गए, ये इधर कर दिया हमने। तो अब हमारे पास रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा, इसको डी को हमने रो के साथ लिख दिया, रो डी एल स्क्वायर ओवर एम, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अगर हाँ लेंथ चेंज होती है तो हम एल के ऊपर भी प्राइम लगा देंगे, आर पे भी प्राइम लगा देंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। लेंथ एल प्राइम इज इक्वल टू एन एल लिख दिया कि खींच के हमने लेंथ को एन टाइम्स बढ़ा दिया। अगर हो जाए तो एल प्राइम की जगह पर हम इस ये वैल्यू लिखेंगे एन एल, स्क्वायर अप्लाई किया तो ये बन जाएगा रो डी एन स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर एम, ये एन स्क्वायर शुरू में लिख दिया, इधर बच गया रो डी एल स्क्वायर ओवर एम, रो डी एल स्क्वायर ओवर एम। ये जो मैंने दायरा लगाया ये बराबर किसके है, रो डी एल स्क्वायर ओवर एम, ये आर के बराबर है। तो यानी जितने टाइम्स हम इस दायरे की जगह पर आर लिख दिया, जितने टाइम्स हम खींच कर तार को लंबा करेंगे उसके स्क्वायर के लिहाज से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। ये एमसीक्यू बनता रहता है, आप जस्ट रिजल्ट इसका याद कर लेंगे। अच्छा, अगर मैस को कांस्टेंट रखते हुए एरिया एन टाइम्स इंक्रीज किया जाए तो फिर फार्मूला ये आ जाता है आर प्राइम इज इक्वल टू आर ओवर एन स्क्वायर, यानी एरिया डबल करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, रेजिस्टेंस आर ओवर 4 यानी 1/4 रह जाएगी। अगर एरिया जो है वो बाई सम प्रोसेस जो है उसको इंक्रीज कर देते हैं, फर्ज करें आप उसको कूट के जो है वायर को प्रेस करते हैं, उसका एरिया बढ़ जाता है एन टाइम्स, डबल हो जाता है, तो उसकी रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगी। एरिया अगर उसका 3 टाइम्स हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9, तो रेजिस्टेंस 1/9 टाइम्स रह जाएगी। अगर मैस को कांस्टेंट रखते हुए हम उसका रेडियस या डायमीटर दोनों के लिए सेम फार्मूला है, इंक्रीज करते हैं एन टाइम्स, तो रेजिस्टेंस का फार्मूला आएगा आर प्राइम आर ओवर एन की पावर 4। यानी अगर आप रेडियस को इंक्रीज करते हैं, डबल करते हैं, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 आ जाएगी, तो 2 की पावर 4 16 होती है, इसका मतलब रेजिस्टेंस 16 गुना कम हो जाएगी। इसी तरह अप टू सो ऑन है। तो ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स थे। नमाज का टाइम हो रहा है इसलिए मैं ज़रा कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी मैं इसको पढ़ा दूँ। बेटा ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये दोनों इनका पाथ सेम है, ये दोनों सीरीज़ में हैं, तो आर और आर जमा होकर 2R बन जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये वाले सीरीज़ में नहीं है, करंट इधर आया, इस यहाँ पर करंट के 2 रास्ते बन गए, एक इधर से होकर इधर जा रहा है और एक करंट इधर सीधा जा रहा है, तो करंट के 2 रास्ते हैं, तो इसलिए हम कहेंगे ये सीरीज़ में नहीं है। अब ये 2 सीरीज़ में है क्योंकि इनमें करंट का एक रास्ता आ रहा है, एक ही तरह का करंट फ्लो कर रहा है। आर और आर इन दोनों को जमा करें तो कितना आ जाएगा 2R, और ये हमारा R वैसे ही रह गया, ये दोनों जमा करके 2R और ये हमारे पास R, ये दोनों पैरेलल हैं क्योंकि ये इधर से करंट जा रहा है और इधर से भी जा रहा है, तो पैरेलल हैं। तो पैरेलल में 1/RE इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/R, ये फॉर्मूला लगा दिया। एलसीएम लिया 2R, 2R से 2R घटा, 1 बचा वो ऊपर आ गया, R से R घटा, 2 बचा वो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 3/2R बच गया, ये 1/RE। RE फाइंड करना है, RE/1 कर दें, इधर 2R/3 कर दें, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप क्वेश्चन करेंगे, मैसेज करेंगे, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसको क्लियरिफाई करने की। तो जिन स्टूडेंट्स ने बिस्मिल्लाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें, ताकि आपको जो है वो वक्त के ऊपर उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे नए लेक्चर्स का। अल्लाह हाफ़िज़।